हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चिंतन चिंतन क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, चिंतन के प्रमुख कौन कौन से साधन होते हैं या चिंतन के कौन कौन से तत्व होते हैं, और उसके बाद में चिंतन के जो विभिन्न प्रकार हैं उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, चिंतन का अगर हम अर्थ देखें, ठीक है, थिंकिंग या चिंतन का मतलब एक तरह से क्या होता है, मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपनी समस्याओं या प्रश्नों का समाधान करते हैं। चिंतन का मतलब क्या हो गया, देखिए सबसे पहले अगर हम चिंतन की बात करें तो चिंतन एक तरह से करने के लिए कोई समस्या होना, कोई प्रश्न होना एक तरह से आवश्यक होता है, और उस समस्या का जो समाधान है, ये हमारे सामने कोई अगर प्रश्न है, उस प्रश्नों का जो उत्तर है अगर हमको मालूम करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको चिंतन करना पड़ता है। इसलिए चिंतन को एक तरह से क्या कहा जाता है, मानसिक प्रक्रिया कहा जाता है। और मानसिक प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया, ऐसी प्रक्रिया जो व्यक्ति एक तरह से सोचता है, केवल मानव जाति ही कर सकती है। ठीक है, मानसिक प्रक्रिया की हम बात करें, सोचने की जो शक्ति होती है, चिंतन शक्ति जो होती है वो किसमें होती है, केवल मानव जाति में होती है। जो पशु पक्षी होते हैं उनमें इस प्रकार की शक्ति चिंतन करने की उनको आवश्यकता नहीं होती है, या वो चिंतन नहीं करते हैं। तो चिंतन एक तरह से मानसिक प्रक्रिया होती है जो लोगों के द्वारा अपनी समस्याओं को, अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। या हम कह सकते हैं कि जो चिंतन है वो एक तरह से क्या है, मनोवैज्ञानिक क्रिया है। मनोवैज्ञानिक क्रिया का मतलब क्या हो गया, हमारा जो मन है, हमारी जो सोचने की क्षमता है, ठीक है, उससे संबंधित एक तरह से जो मानसिक क्षमता होती है उससे संबंधित है। तो चिंतन एक तरह से क्या होता है, मनोवैज्ञानिक क्रिया जिसके द्वारा हम मानव जो होते हैं वो समस्या विशेष के बारे में हम सोचना प्रारंभ कर देते हैं, उसके बारे में हम विचार करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार को एक तरह से क्या कहा जाता है, चिंतन। तो चिंतन का मतलब क्या हो गया, किसी समस्या के बारे में सोचना, किसी समस्या के बारे में विचार करना। चिंतन प्रक्रिया प्रतीकों एवं चिन्हों के आधार पर की जाती है। ठीक है, चिंतन प्रक्रिया जो होती है वो किसके आधार पर की जाती हैं, कुछ प्रतीक होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं, उनके आधार पर की जाती हैं। और उसके लिए एक तरह से क्या है, भाषा का होना आवश्यक है। अगर हम किसी वस्तु के बारे में अगर हम सोचते हैं तो उसको बताने के लिए, ठीक है, प्रतीक या चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है, और साथ में उसको प्रस्तुत करने के लिए एक तरह से भाषा का ज्ञान होना आवश्यक होता है। जैसे हम किसी वस्तु के बारे में सोचें या किसी भी अन्य चीज के बारे में सोचें, का एक शेर है, ठीक है, शेर के जैसे चार पैर होते हैं, दो आंखें होती हैं, इस तरीके से हमारे दिमाग में उसकी जो छवि, जैसे हमने नाम लिया शेर, तो शेर की जो छवि वो हमारे दिमाग में आ जाएगी कि उसके चार पैर होते हैं, उसका जो भी विशेषता उसमें होती हैं वो हमारे दिमाग में एक तरह से आ जाती हैं। और उसको अगर हम एक प्रकट करना चाहें तो उसके लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो किसी प्रतीकों या चिन्हों के आधार पर व्यक्त की जाती हैं, भाषा के रूप में एक तरह से व्यक्त की जाती हैं। और चिंतन जो होता है वो क्या होता है, ज्ञानात्मक एवं रचनात्मक मानसिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, चिंतन जो होता है वो ज्ञानात्मक भी हो सकता है, ठीक है, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है क्योंकि हमारी मानसिक क्रिया से संबंधित है। इसलिए चिंतन को एक तरह से ज्ञानात्मक कहा जा सकता है, या इसको संज्ञानात्मक पक्ष भी कहा जाता है, या मानसिक प्रक्रिया भी हम कह सकते हैं। रचनात्मक मानसिक प्रक्रिया होती है जो हम किसी विषय के बारे में सोचते हैं, हम एक तरह से क्या करते हैं, उसके बारे में कल्पना करते हैं, तो उसके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर हमारे पास में ज्ञान है तभी हम किसी समस्या का समाधान करने के लिए चिंतन करते हैं। तो चिंतन जो है वो एक तरह से संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, या एक तरह से मानसिक प्रक्रिया होती है जो किसी समस्या का समाधान करने के लिए की जाती है। समस्या का समाधान करने के लिए मानव के द्वारा, लोगों के द्वारा जो विचार किया जाता है, जो उस समस्या के बारे में सोचा जाता है, उसी को एक तरह से क्या कहा जाता है, चिंतन कहा जाता है, ताकि उस समस्या का समाधान किया जा सके।
अब देखिए कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी हम परिभाषाओं को भी देख लेते हैं। जैसे रोस हैं, उनकी क्या परिभाषा परिभाषा दी गई उन्होंने, तो चिंतन एक तरह से क्या होता है, मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। तो रोस ने जो चिंतन है उसको स्पष्ट करने के लिए जो ज्ञान होता है उसको सम्मिलित किया है कि मानसिक क्रिया जो होती है वो ज्ञान से संबंधित होती हैं। इसी तरीके से गेरेट जो हैं उन्होंने क्या कहा, चिंतन एक प्रकार का अदृश्य व्यवहार है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है। ठीक है, चिंतन को उन्होंने एक तरह से क्या कहा है, अदृश्य व्यवहार कहा है जिसको हम देख नहीं सकते हैं। तो जैसे दो व्यक्ति शतरंज के खिलाड़ी हैं, अब जैसे वो अपनी चालें चलते हैं तो एक व्यक्ति जो चाल चल रहा है उसके बारे में दूसरे सामने वाला जो है वो एक तरह से बता नहीं सकता है कि वो कौन सी चाल चलेगा जब तक कि वो चाल चलने जाए। इस तरीके से कहा जाता है कि जो चिंतन है वो एक तरह से क्या है, अदृश्य व्यवहार होता है और जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का भी प्रयोग किया जाता है। गिलफोर्ड की जो परिभाषा थी उसमें उन्होंने क्या बताया का, चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है जो सभी प्रकार के प्रतिस्थापन से संबंधित होता है। तो गिलफोर्ड ने चिंतन को एक तरह से क्या कहा है, प्रतीकात्मक व्यवहार कहा है। हम किसी भी वस्तु के बारे में अगर सोचना प्रारंभ कर देते हैं तो उसकी जो एक प्रतिमा होती है, उसका जो बिंब होता है वो हमारे सामने एक तरह से आ जाता है। ठीक है, प्रतीक या चिन्ह के रूप में आ जाता है। इसलिए गिलफोर्ड क्या कहते हैं, चिंतन क्या होता है, प्रतीकात्मक व्यवहार होता है जो सभी प्रकार के प्रतिस्थापन से संबंधित होता है। अब देखिए हमने चिंतन का अर्थ समझा है, उसके बाद में चिंतन की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं होती हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चिंतन की जो सबसे पहली विशेषता है वो क्या है, मानसिक प्रक्रिया, या मानसिक प्रक्रिया की जगह हम कह सकते हैं आंतरिक मानसिक क्रिया भी कह सकते हैं इसको। जैसा कि हमने भी देखा था कि दो खिलाड़ी जैसे शतरंज के खिलाड़ी हैं, वो अगर एक खेल खेल रहे हैं शतरंज का, तो सामने वाला व्यक्ति कौन सी चाल चलने वाला है ये दूसरे व्यक्ति को पता नहीं होती हैं, ये केवल उसी के मन में चल रही होती हैं। इसलिए जो चिंतन है वो एक तरह से क्या कहा जाता है, मानसिक प्रक्रिया कही जाती है। ठीक है, आंतरिक मानसिक प्रक्रिया होती हैं और जिसका जो संबंध है वो किससे होता है, केवल मानव जाति से होता है। चिंतन करने का जो कार्य वो किसके द्वारा किया जाता है, लोगों के द्वारा किया जाता है, मानव जाति के द्वारा ही किया जाता है। जो पशु पक्षी होते हैं वो एक तरह से चिंतन नहीं करते हैं। दूसरा हो गया कि चिंतन जो है उसको एक माध्यम होता है। ठीक है, कोई भाषा हो सकती है, कोई प्रतीक हो सकता है, कोई चिन्ह हो सकता है जिसके माध्यम से चिंतन को प्रस्तुत किया जाता है। तो चिंतन को प्रस्तुत करने के लिए एक साधन होता है, एक माध्यम होता है। वो माध्यम कोई भाषा हो सकती है, कोई प्रतिमा हो सकती है, कोई प्रतीक चिन्ह हो सकता है। ठीक है, इन सभी के द्वारा हम क्या करते हैं, जो चिंतन है उसको प्रकट करते हैं। तीसरी विशेषता है वो है चिंतन के लिए कोई समस्या होना आवश्यक होता है। चिंतन कब किया जाएगा, जब कोई व्यक्ति के सामने कोई समस्या होती है, कोई प्रश्न होता है, तभी वो चिंतन प्राप्त करता है। बिना किसी समस्या के, बिना किसी प्रश्न के कोई भी व्यक्ति चिंतन नहीं करता है। इसलिए चिंतन एक तरह से कब होता है, जब हमारे सामने कोई समस्या होती है। ठीक है, चिंतन कब किया जाता है, तो इसलिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि चिंतन एक तरह से क्या होता है, लक्ष्य निर्देशित होता है। ठीक है, जो चिंतन होता है वो क्या होता है, लक्ष्य निर्देशित होता है। लक्ष्य निर्देशित का मतलब क्या हो गया, तो चिंतन के लिए कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई समस्या होनी चाहिए जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है। नेक्स्ट है कि जो चिंतन किया जाता है उसमें कोई प्रयास एवं त्रुटि जो है उसका तत्व भी सम्मिलित होता है। ठीक है, चिंतन जब हम करते हैं किसी समस्या का समाधान करने के लिए, हम बार बार प्रयास करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई भूल है, गलती वो भी हो सकती हैं। इसलिए जो चिंतन किया जाता है उसमें विभिन्न प्रकार के जो प्रयास हैं, कोई गलती त्रुटि जो होती हैं वो भी एक तरह से सम्मिलित होती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट विशेषता जो वो क्या है कि जो
चिंतन होता है वो एक तरह से स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। ठीक है, स्थूल का मतलब क्या हो गया, एक तरह से हम पूरे शरीर को शामिल कर दें। ठीक है, व्यक्ति जैसे सोच रहा है तो उसने सोचने की जो क्षमता है वो एक तरह से कहाँ से चलती है, स्थूल से। ठीक है, संपूर्ण से एक तरह से सूक्ष्म भाग की ओर चलती हैं, फिर सूक्ष्म से अति सूक्ष्म की ओर चलती हैं, और फिर विश्लेषण एवं संश्लेषण महत्वपूर्ण। ठीक है, जो चिंतन होता है उसके लिए विश्लेषण और संश्लेषण जो है वो एक तरह से महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए विश्लेषण या जो संश्लेषण है उसका मतलब क्या हो गया, जैसे हम कोई पेंटिंग देखते हैं तो पेंटिंग देखते समय केवल हम उसमें जो कलर है, रंग है या जो रेखा बनाई गई है उसी पर ध्यान एक तरह से हमारा नहीं जाएगा। उस पेंटिंग से क्या निष्कर्ष निकलता है, उससे क्या एक तरह से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसको समझने का प्रयास किया जाता है। तो वो जो सूचना होती है जो पेंटिंग के माध्यम से दिया जा रहा है उसके बारे में हम एक तरह से क्या करते हैं, दूर तक सोचते हैं कि एक तरह से किस उद्देश्य के लिए बनाई गई है, ये हमको क्या प्रेरणा दे रही है। इसलिए चिंतन को एक तरह से क्या कहा जाता है, विश्लेषण एवं संश्लेषण जो होता है उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए चिंतन करने के लिए विभिन्न साधन जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहला हमारा क्या है, बिंब या प्रतिमा होती हैं। जैसे हम घर पे बैठे हुए हैं और हम स्कूल के बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो जब स्कूल के बारे में चिंतन करेंगे तो एक तरह से हमारे स्कूल की जो कक्षा है, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो अध्यापक हैं, जहाँ पर हम पढ़ाई करते हैं वहाँ पर हमारा जो ब्लैक बोर्ड है, विभिन्न प्रकार की जो वहाँ की सामग्री होती हैं वो हमारे दिमाग में एक तरह से आ जाती हैं। तो जब हम चिंतन करते हैं तो उसके विभिन्न साधन होते हैं, बिंब या प्रतिमा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, हम जैसे घर बैठे स्कूल के बारे में सोच रहे हैं तो स्कूल का जो पूरा नक्शा होता है वहाँ का, वहाँ की जो हमारी क्लास होती हैं, हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे जो टीचर्स होते हैं वो एक तरह से हमारे दिमाग में आ जाते हैं, तो उनकी एक बिंब प्रतिमा बन जाती है। तो ये एक तरह से किसको दर्शाता है, चिंतन को दर्शाता है। तो चिंतन के लिए कहते हैं क्या, एक तरह से क्या होता है, प्रतीक एवं चिन्ह होते हैं। ठीक है, जो चिंतन को दर्शाते हैं। इसी तरीके से चिंतन जो है वो एक तरह से सम प्रत्यय होता है। ठीक है, सम प्रत्यय का मतलब एक तरह से क्या हो गया कि कोई भी वस्तु है या कोई चीज है, ठीक है, वो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। जैसे हमसे पूछा जाए कि एक ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके 4 पैर हैं, एक पूंछ है और वो दूध देता है, पालतू पशु हैं जिसको हम माता कहते हैं, तो सभी जानते हैं कि इसका आंसर एक तरह से क्या होगा, गाय होगा। ठीक है, तो ये एक तरह से किसको दर्शाता है, सम प्रत्यय को दर्शाता है। इसी तरीके से जो व्यक्ति के द्वारा चिंतन किया जाता है उस चिंतन को प्रस्तुत करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भाषा की। हमने दिमाग में कुछ सोचा है तो उसको हम प्रकट करना चाहेंगे तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, भाषा की। तो चिंतन का एक तरह से नेक्स्ट जो हमारा साधन है वो कौन सा हो गया, भाषा हो गया। इसके अलावा जैसे प्रतिबोधन होता है, ठीक है, वो भी एक तरह से क्या है, प्रतिबोधन का मतलब हो गया कि जो ज्ञान कराने वाला होता है, जैसे कि शिक्षक हो गया, कि एक शिक्षक जैसे क्लास में देखता है कि दो जो विद्यार्थी हैं वो आपस में झगड़ रहे हैं, तो वो जब आपस में दो विद्यार्थी झगड़ते हैं तो जो टीचर होता है, शिक्षक होता है, वो अपने अनुभव से, ठीक है, उनका जो व्यवहार होता है, उनका उस टीचर को नॉलेज होता है और उस व्यवहार का अध्ययन करके वो उन दोनों के बीच में ये जो झगड़ा हो गया है उसको सुलझाने का प्रयास करता है। तो ये एक तरह से किसको दर्शाता है, प्रतिबोधन को दर्शाता है। और फिर एक होता है सूत्र। चिंतन करने के लिए जैसे हम गणित विषय होती हैं, विज्ञान विषय होती हैं, इसमें हम सूत्र के द्वारा बहुत बड़ी बात जो होती है उसको सूत्र के द्वारा स्पष्ट करते हैं। ठीक है, सूत्र के रूप में उसको हम प्रकट कर देते हैं, बड़ी बात को हम छोटे से रूप में सूत्र के रूप में प्रकट कर देते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, बहुत ही विस्तृत होता है। तो इस तरीके से ये सारे क्या कहलाते हैं, चिंतन के साधन कहलाते हैं। अब हमारा देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, चिंतन के प्रकार। चिंतन कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहला जो हमारा चिंतन है वो कौन सा है, प्रत्यक्ष चिंतन। प्रत्यक्ष चिंतन को एक तरह से हम क्या कहते हैं, मूर्त चिंतन भी कह सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मूर्त शब्द आया, मूर्त का मतलब क्या हो गया, जिस चीज को, किसी वस्तु को हम देख सकते हैं वो एक तरह से क्या होती है, मूर्त होती हैं। तो जो प्रत्यक्ष चिंतन है, ऐसा चिंतन जिसको हम अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसके द्वारा हम देख सकते हैं और फिर उसके बारे में हम विचार करते हैं। ठीक है, हम देख सकते हैं इसका मतलब उसको हम आंख से देख सकते हैं। ठीक है, हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आंख है,
कान है, नाक है, जीभ है और त्वचा है। इन्हीं के द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या उसके बारे में हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार के चिंतन को हम एक तरह से क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष चिंतन कहेंगे या मूर्त चिंतन कहेंगे। ठीक है, तो प्रत्यक्ष या मूर्त का मतलब क्या हो गया, जिसको हम देख सकते हैं। कि जैसे हमारे सामने एक शेर खड़ा हुआ है और हमको पूछा जाए कि बताइए कि शेर जो है इसके कितने पैर हैं जैसे, ठीक है, तो हम उसको देख के बता सकते हैं कि इसके 4 पैर हैं। हमको अगर पूछा जाए कि ये जो हाथी खड़ा है, ठीक है, इसके कितनी आंखें हैं, इसके कितनी सूंड है, कितने टीथ जैसे हमको दिख रहे हैं, कितने पैर हैं, कितनी पूंछें, जो हमको सामने दिख रहा है उसको हम बता सकते हैं। तो इस प्रकार का जो चिंतन होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष चिंतन कहते हैं, मूर्त चिंतन कहते हैं, जिसको हम एक तरह से देख सकते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा जो हमारा वो है अप्रत्यक्ष चिंतन, या जिसको संप्रत्यय चिंतन कहा जाता है, अमूर्त चिंतन भी कह सकते हैं। और अमूर्त का मतलब क्या हो गया, जिस वस्तु को, जिस चीज को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, उससे केवल हम एक प्रतिमा या बिंब या प्रतीक के रूप में उसके बारे में हम चिंतन करते हैं। जैसे अभी हमने कहा था कि हमारे सामने एक शेर खड़ा है, उसके कितने पैर हैं ये हमको काउंट करके बताना है, तो हमने देख लिया और उसके आधार पर बता दिया। लेकिन अगर हमारे सामने शेर नहीं है और हमको पूछा जाए कि जो शेर है उसके कितनी टांगे होती हैं, तो देखिए जब शेर का नाम आ जाएगा तो हमारे दिमाग जो है, हमारा जो मन होता है उसमें एक तरह से उस शेर की जो प्रतिमा होती है वो एक तरह से बन जाएगी। ठीक है, उसका जो बिंब होता है, उसका जो चित्र होता है, ठीक है, उसकी जो संरचना होती है वो हमारे दिमाग में आ जाती है कि शेर किस तरीके का हमको दिखता है। और इस तरीके से हम बता देंगे उसके कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए मूर्त में तो क्या होता है, जो वस्तु हमारे सामने है उसको देख के फिर हम बताते हैं, इस प्रकार का चिंतन मूर्त चिंतन होता है। लेकिन जब वस्तु हमारे सामने नहीं है और उसका जो इमेज है वो हमारे दिमाग में बन जाता है और उसके बाद में हम समस्या का समाधान करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष या अमूर्त चिंतन कहते हैं, जिसको संप्रत्यय चिंतन भी कहा जाता है। तो ये दोनों चिंतन आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो तीसरा चिंतन का प्रकार वो कौन सा है, विचारात्मक चिंतन। अब देखिए विचारात्मक में क्या होता है, जिसमें हम कल्पना करते हैं, इसलिए एक तरह से इसको कल्पनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। या एक तरह से ये तर्कों के ऊपर आधारित होता है, इसलिए इसको तार्किक चिंतन भी कहा जाता है। तो विचारात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन या कल्पनात्मक चिंतन, ये सभी एक ही होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए कल्पना में एक तरह से नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जब किसी समस्या का समाधान करने के लिए, जब किसी प्रश्न का उत्तर मालूम करने के लिए हम उसके बारे में एक तरह से क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी समस्या का समाधान करने के लिए उसके बारे में कल्पना करते हैं तो उसको हम एक तरह से क्या कहेंगे, विचारात्मक चिंतन कहेंगे। जैसे एक जो छात्र है उसको कहा जाए क्लास में एक चित्र उसको दिया जाए सामने और उस चित्र को देखकर उसको कहा जाए कि अपने विचार बताइए या इसके ऊपर एक कहानी लिखी है, तो इस प्रकार वो व्यक्ति उस चित्र को देखकर, वो बालक जो है, विद्यार्थी हैं, उस चित्र को देखकर अपने दिमाग में एक तरह से बहुत सारी कल्पना करता है। तो अपनी जो कल्पना शक्ति होती है, अपनी जो सोचने की जो क्षमता होती है, उसका प्रयोग करके वो उसके बारे में एक तरह से जो भी चिंतन करता है, इस प्रकार के चिंतन को हम क्या कहेंगे, विचारात्मक चिंतन कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रकार है चौथा, वो है सृजनात्मक चिंतन। या सृजनात्मक चिंतन को एक तरह से और क्या कहा जाता है, अपसारी चिंतन भी कहा जाता है। ठीक है, जो अपसारी चिंतन है वो नाम किसने दिया था, गिलफोर्ड ने। तो सृजनात्मक चिंतन नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें व्यक्ति में सृजनशीलता, ठीक है, कोई नया एक तरह से अपनी तरफ से उसमें क्रिएटिविटी की हम जो बात करते हैं, ठीक है, नया अपनी तरफ से वो जोड़ता है, तो सृजनात्मक चिंतन हम जिसको कहते हैं, या इसको आगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। ये सभी इसी के नाम है, सृजनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन या आगमनात्मक चिंतन, ये तीनों एक ही होते हैं। और इस चिंतन के अंतर्गत क्या होता है कि किसी समस्या का समाधान करने के लिए जो बालक हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो उसके सामने जो भी चीजें दी हुई हैं उसमें कुछ चीजों को वो अपनी तरफ से जोड़ लेता है। तो जब कुछ चीजों को अपनी तरफ से जोड़कर वो चिंतन कर रहा है, तो इस प्रकार का जो चिंतन है उसको हम क्या कहते हैं, सृजनात्मक चिंतन कहेंगे, या आगमनात्मक चिंतन कह सकते हैं, या अपसारी चिंतक कह सकते हैं। ठीक है, इनमें जो समस्या होती हैं उसके जो उत्तर होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, एक से अधिक उत्तर होते हैं। ठीक है, किसी भी समस्या
समस्या का जो हल किया जाता है उसके जो उत्तर होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, एक से अधिक होते हैं। और इस चिंतन के द्वारा जो बालक हैं, विद्यार्थी हैं, ठीक है, उसमें अनेक विकल्पों या विचारों को फैलाने का अवसर मिलता है। मतलब अपनी बात को वो बढ़ा चढ़ा कर एक तरह से बताने का प्रयास करता है। उत्तर जो होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। जैसे हम कहें कि किसी छात्र को हमने पूछा कि बताइए कि ऐसी कौन सी दो संख्या हैं जिनको जोड़ने पर 10 आएगा। ठीक है, ऐसी कौन सी दो संख्या हैं जिनको जोड़ने पर 10 आता है। तो इसके जो आंसर होंगे वो क्या हैं, एक से अधिक है। क्योंकि देखिए 1 + 9 करोगे तो भी 10 आ जाएगा, 2 + 8 करोगे तो भी आ जाएगा, 3 + 7 करोगे, मतलब इसके जो आंसर हैं, इसके जो उत्तर हैं, इस समस्या का जो उत्तर है वो क्या है, एक से अधिक हैं। ठीक है, और जब एक से अधिक उत्तर होते हैं तो जो बालक है उसमें चिंतन जो वो कर रहा है उसके पास में जो समस्या का समाधान होता है उसके पास में बहुत सारे विकल्प होते हैं एक तरह से। ठीक है, इस तरीके से हम कहते हैं इस प्रकार का जो चिंतन होगा उसको हम क्या कहेंगे, सृजनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन। इस चिंतन के अंतर्गत जो बालक हैं, विद्यार्थी हैं, वो अपनी सृजनशीलता का भी परिचय देता है। उसमें सोचने की शक्ति किस प्रकार की है ये भी हमको इस समस्या से, इस चिंतन से पता चलती है। नेक्स्ट जो चिंतन का प्रकार वो है अभिसारी चिंतन। और अभिसारी चिंतन जो होता है उसको एक तरह से क्या कहा जाता है, निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। अब देखिए हमने अभी जो पढ़ा था इसको हम कहते हैं अपसारी। अपसारी में क्या था, किसी समस्या का जो समाधान किया जाता है उसमें उसके जो उत्तर हैं वो एक से अधिक होते हैं। लेकिन जो अभिसारी चिंतन है इसमें किसी समस्या का जो हम समाधान करते हैं उसका जो उत्तर है वो क्या होता है, केवल एक ही उत्तर होता है। जैसे अगर पूछा जाए कि भारत की जो राजधानी है वो क्या है, तो इसका केवल एक ही आंसर है, वो क्या आंसर है, नई दिल्ली। या अगर हम कहें कि 6 + 4, 6 और 4 को जोड़ने पर कितना आएगा, तो इसका भी केवल एक ही उत्तर है, कितना आएगा, केवल 10 ही आएगा। इसका मतलब जब किसी समस्या का हम समाधान करते हैं, अब जब उसका जो हल है वो केवल एक ही होता है। ठीक है, और बालक क्या करता है, जैसे इसका आंसर देने के लिए अपने जो भी पिछले अनुभव होते हैं उन अनुभवों के आधार पर तथ्यों का प्रयोग करके सही निष्कर्ष पर पहुंचता है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, इसका मतलब उसने इसके बारे में पहले पढ़ चुका होगा। जैसे हम कहें कि 6 और 4 कितने होते हैं, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के बताना है तो इसका आंसर कितना आएगा, 10। लेकिन ये कब बता पाएगा, जब इसने जोड़ करना सीख रखा होगा, कहने मतलब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अभिसारी चिंतन होता है वो गत अनुभवों के आधार पर तथ्यों द्वारा सही निष्कर्ष पर पहुंचने का एक तरह से प्रयास किया जाता है। इसमें एक तरह से केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन, अनेक विकल्पों या विचारों को फैलने का इसमें अवसर नहीं मिलता है। ठीक है, जो हमारा अपसारी चिंतन था उसमें तो एक तरह से हम क्या करते हैं, हमारा जो चिंतन है उसमें हम अनेक विकल्पों पर विचार करते हैं, अनेक जो विचार होते हैं उनको हम फैला कर बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि भारत की राजधानी अगर दिल्ली है, नई दिल्ली है, तो बस इसको हम ज्यादा फैला के नहीं बता सकते। हमारा आंसर क्या होगा, केवल नई दिल्ली एक ही आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो चिंतन है उसको हम कहते हैं अभिसारी चिंतन। और अभिसारी चिंतन जो है उसके जो अन्य नाम है निगमनात्मक चिंतन। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में अंतिम हमारा जो आज का चिंतन का प्रकार वो है आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, और आलोचनात्मक चिंतन का मतलब क्या हो गया कि जब हम कोई चिंतन करते हैं किसी समस्या के समाधान के लिए तो उसमें हम सोचते हैं कि ये जो समस्या है, ठीक है, उसकी हम एक तरह से क्या करते हैं, वास्तविकता क्या है, उसके जो गुण दोष हैं उनको हम स्वीकार करते हैं एक तरह से। ठीक है, वास्तविक सच्चाई क्या है, इस चीज को अगर हम देखें तो इस प्रकार का जो चिंतन होगा उसको हम क्या कहेंगे, आलोचनात्मक। ठीक है, आलोचनात्मक का मतलब क्या होगा, केवल आलोचना करना नहीं, मतलब उसमें कौन सी अच्छी बात है, कौन सी बुरी बातें, अच्छे बुरे के बारे में हम सोचते हैं, मतलब क्या होना चाहिए इसके बारे में हम सोचते हैं। इस प्रकार के चिंतन को हम क्या कहते हैं, आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। और आलोचनात्मक चिंतन जो होता है वो मूल्यांकन के लिए एक तरह से तर्क संगत चिंतन का आधार होता है। जैसे अगर हम कहें कि राम जो है, राम ने शाम को
गिफ्ट दिया, कोई उपहार दिया है। ठीक है, अब उपहार दिया है, उसने क्यों उपहार दिया है उसके बारे में अलग अलग सोच सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में अच्छा भी सोचा जा सकता है, उसके बारे में जो बुरा है, दोनों प्रकार से सोच सकते हैं कि राम ने श्याम को गिफ्ट दिया, इसका मतलब इनके आपसी जो संबंध है वो अच्छे हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि राम ने श्याम को गिफ्ट दिया, इसका मतलब हो सकता है कि इसका भविष्य में से कुछ न कुछ इसको काम निकालना है, इसलिए इसको ये गिफ्ट दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो कथन हमने कहा इसमें अच्छे और बुरे दोनों के बारे में हम सोच रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के चिंतन को हम क्या कहते हैं, आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। जैसे वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जो सोशल मीडिया होता है उस पे जो भी बातें होती हैं, ठीक है, उस पे जो बातें आती हैं, उस पे जो मैसेज आते हैं, लोग उसको बिना सोचे समझे उस पे विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, जबकि वास्तविकता एक तरह से क्या होती है, तो सोशल मीडिया पर जो मैसेज आते हैं वो आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे मैसेज होते हैं, वो एक तरह से क्या होते हैं, गलत भी होते हैं। जैसे हम टीवी पे देखते हैं, न्यूज़ चैनल पे देखते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी आती है जिन पर हम बिना किसी सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमको पता चलता है नहीं, ये चीज़ तो एक तरह से क्या थी, गलत थी। तो जब हम सोचते समझते हैं कि वो सही है या गलत हैं, इस प्रकार के चिंतन को हम क्या कहेंगे, आलोचनात्मक चिंतन। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो और टॉपिक हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।